नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग नोट्स के एक अहम विषय पर बात करेंगे। पदार्थों के गुण, मतलब मटेरियल्स कैसे बर्ताव करते हैं जब उन पर कोई जोर लगता है। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी टॉपिक है इंजीनियरिंग में। बिल्कुल। ये नोट्स काफी टेक्निकल हो सकते हैं, तो हमारा इरादा है कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझें। सही है, कोशिश करते हैं इसे सरल बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब किसी चीज पर भार यानी लोड लगता है तो उसके अंदर क्या होता है? ये प्रतिबल या स्ट्रेस क्या चीज है? अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम बाहर से कोई बल लगाते हैं, तो वो पदार्थ, वो चीज़, अंदर से उसका विरोध करती है। एक आंतरिक प्रतिरोध पैदा होता है। अंदर से? हाँ, अंदर से। इसी आंतरिक प्रतिरोध को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हम प्रतिबल कहते हैं। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, P/A। ओके, तो ये अंदर का रिएक्शन है एक तरह से। और इसकी इकाई, यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट है nm स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर या फिर मेगापास्कल, MPa। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिबल। अब इसके असर से जो चीज में बदलाव आता है, खिंचाव या दबाव, उसे क्या कहते हैं? विकृति, स्ट्रेन। बिल्कुल, उसे कहते हैं विकृति या स्ट्रेन। ये असल में ये बताता है कि पदार्थ में कितना विरूपणुमा मतलब डिफॉर्मेशन हुआ है। कितना खिंचा या दबा। हाँ, ठीक वैसे ही इसे मापते हैं लंबाई में कितना बदलाव आया और उसे भाग देते हैं उसकी असली लंबाई से, डेल्टा L/L। अच्छा, बदलाव बटा असली लंबाई। तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक अनुपात है, रेशियो है, तो ये विमाहीन है, डायमेंशनलेस। हाँ, ये हो सकता है तन्यता वाला, मतलब खिंचाव वाला, या संपीड़न वाला, मतलब दबाव वाला। समझ गई। नोट्स में एक और बात थी, इंजीनियरिंग प्रतिबल और वास्तविक प्रतिबल, इनमें क्या अंतर है? हाँ। ये क्यों जरूरी है जानना? हाँ, ये थोड़ा बारीक पॉइंट है। देखिए, जब हम आमतौर पर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम हमेशा लोड लगने से पहले जो क्षेत्रफल था ना, उसी को इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल एरिया। हाँ, ओरिजिनल एरिया। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग प्रतिबल। लेकिन असलियत में क्या होता है, जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो वो पतली हो जाती है ना? हाँ, होती है। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। वास्तविक प्रतिबल की गणना में हम उस बदलते हुए तात्कालिक एरिया को लेते हैं। अच्छा, तो मतलब वास्तविक प्रतिबल ज्यादा होगा खिंचाव में? बिल्कुल सही। तनाव या खिंचाव के केस में वास्तविक प्रतिबल इंजीनियरिंग प्रतिबल से ज्यादा होता है। डिजाइन में कभी-कभी ये अंतर मायने रखता है। दिलचस्प है। एक और टर्म जो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था वो है प्वासो अनुपात, प्वासोज रेशियो, म्यू। हाँ हाँ हाँ, नाम थोड़ा फैंसी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। सोचिए, आपने एक रबर बैंड लिया और उसे खींचा, तो वो लंबा तो होता ही है, पर साथ में बीच से पतला भी हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। पॉइसन अनुपात बस यही बताता है कि लंबाई की दिशा में जितनी विकृति हुई, उसके अनुपात में साइड वाली दिशा में, मतलब पार्श्व दिशा में, कितनी विकृति हुई। लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओ अच्छा, तो ये लंबाई और चौड़ाई के बदलाव का रेशियो है। हाँ, एक तरह से। इसका मान ज्यादातर पदार्थों के लिए 0 से 0.5 के बीच होता है। जैसे कॉर्क का लगभग 0 होता है। मतलब जब उसे दबाते हैं तो वो साइड में ज्यादा नहीं फैलता, इसलिए बोतल में सील लगाने के काम आता है। हाँ सही है। रबर का 0.5 के करीब होता है, मतलब वो खींचने पर खूब पतली होती है। और स्टील, उसका लगभग 0.27 से 0.30 के बीच होता है। वाह, ये रबर बैंड वाले उदाहरण से एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रत्यास्थता स्थिरांक, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ई, जी और के। ये क्या बताते हैं? ये तीनों स्थिरांक बताते हैं कि कोई पदार्थ अलग अलग तरह के डिफॉर्मेशन का कितना विरोध करता है। ई है यंग मापांक, ये लंबाई में खिंचाव या दबाव का प्रतिरोध बताता है। लंबाई वाला। जी है दृढ़ता मापांक या शेयर मॉड्यूलस, ये आकार बदलने का प्रतिरोध है बिना वॉल्यूम बदले, जैसे किसी चीज को मरोड़ने का प्रतिरोध। और के है स्थूल मापांक या बल्क मॉड्यूलस, ये आयतन मतलब वॉल्यूम बदलने का प्रतिरोध बताता है, जैसे किसी चीज को सब तरफ से बराबर दबाया जाए। ओके, और नोट्स में इनके बीच कुछ रिश्ते भी लिखे थे, जैसे E = 2G 1 + μ और E = 3K 1 - 2 μ। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये दिखाते हैं कि ये तीनों गुण E, G, K और पॉसॉन अनुपात म्यू, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग थलग नहीं है। मतलब एक पता हो तो बाकी का अंदाजा लग सकता है। बिल्कुल।
अगर हमें किसी पदार्थ के लिए कोई दो पता हो तो हम बाकी निकाल सकते हैं। जैसे स्टील के लिए एक दिलचस्प बात है कि ई सबसे बड़ा होता है, फिर के और फिर जी। AKG, इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि स्टील लंबाई में खिंचने का सबसे ज्यादा विरोध करता है, ई ज्यादा है। उसके बाद वॉल्यूम बदलने का, के, और सबसे कम विरोध करता है आकार बदलने का, यानी मरोड़ने का, जी। ये जानकारी हमें सही काम के लिए सही मटेरियल चुनने में मदद करती है। ठीक है, ये समझ आया। अब उस एक बहुत ही फेमस चीज पर आते हैं जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ता है, मृदुस्पात, माइल्ड स्टील का प्रतिबल विकृति आरेख। ये इतना खास क्यों है? हाँ, वो आरेख बहुत जरूरी है, क्योंकि माइल्ड स्टील बहुत आम इंजीनियरिंग मटेरियल है। वो आरेख पूरी कहानी बताता है कि लोड लगाने पर स्टील कैसे व्यवहार करता है, बिल्कुल शुरू से लेकर टूटने तक। कहानी कैसे? देखिए, शुरू में जब लोड बढ़ाते हैं तो प्रतिबल और विकृति एक सीधी लाइन में बढ़ते हैं। इसे कहते हैं समानुपातिक सीमा। यहां हुक का नियम लागू होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बिल्कुल। फिर थोड़ी और लोड बढ़ाने पर आती है प्रत्यास्थ सीमा। यहां तक अगर लोड हटा दें तो स्टील वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इलास्टिक लिमिट। हाँ, इसके बाद आता है एक बहुत ही नाटकीय मोड़, पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट। यहाँ क्या होता है कि लोड ज्यादा नहीं भी बढ़ाएं तब भी स्टील अचानक से खिंचना शुरू कर देता है, स्थायी रूप से। मतलब अब वो वापस नहीं आएगा। नहीं, अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। इसे कहते हैं यील्डिंग। इसके बाद वो फिर थोड़ा मजबूत होता है, लोड सहता है और पहुंचता है चरम प्रतिबल यानी अल्टीमेट स्ट्रेस पर। ये वो अधिकतम स्ट्रेस है जो वो सह सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेस। हाँ, और इसके बाद उसकी गर्दन पतली होने लगती है, नेकिंग, और आखिरकार वो विभंग बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट पर टूट जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई पूरी लाइफ साइकिल हो गई स्टील की लोड के अंदर। चलिए, अब जल्दी से कुछ और जरूरी गुणों को समझ लेते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी क्या है? तन्यता मतलब किसी पदार्थ की वो क्षमता कि उसे खींचकर पतला तार बनाया जा सके बिना टूटे। जैसे सोना, चांदी, कॉपर या माइल्ड स्टील, ये काफी तन्य होते हैं। और इसका उल्टा भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता मतलब पदार्थ प्रत्यास्थ सीमा के बाद ज्यादा खिंचता या मुड़ता नहीं और अचानक से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कांच, सिरेमिक या कास्ट आयरन, इनमें वार्निंग कम मिलती है टूटने से पहले। अच्छा, और कठोरता, हार्डनेस? कठोरता मतलब सतह की क्षमता कि वो खरोंच, घिसाव या इंडेंटेशन का कितना प्रतिरोध करती है। जैसे हीरा बहुत कठोर होता है, उसे खरोचना मुश्किल है। दो और शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, फटीग और विसर्पण, क्रीप, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों समय के साथ होने वाले फेलियर से जुड़े हैं, पर अलग हैं। फटीग तब होता है जब किसी चीज पर बार बार लोड लगता और हटता है, साइक्लिक लोडिंग। जैसे पुल पर गाड़ियों का आना जाना। बिल्कुल। इस लगातार लोड साइकिल के कारण मटेरियल अपनी सामान्य यील्ड स्ट्रेंथ से काफी कम स्ट्रेस पर भी फेल हो सकता है। जैसे पेपर क्लिप को बार बार मोड़ने से वो टूट जाती है। हाँ, टूट जाती है। और क्रीप? विसर्पण या क्रीप अलग है। ये तब होता है जब एक स्थिर लोड लगा हुआ है और तापमान भी अक्सर ऊंचा होता है, तो समय के साथ धीरे धीरे पदार्थ में स्थायी विरूपण होता रहता है। धीरे धीरे? जैसे बिजली की तारें जो खंभों के बीच लटकी होती हैं, वो अपने वजन के कारण ही धीरे धीरे और लटक जाती हैं। या जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स जो उच्च तापमान और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण धीरे धीरे लंबे हो जाते हैं। ओह अच्छा, ये फर्क है। अब आखिरी चीज, तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। हाँ, ये तब पैदा होता है जब तापमान बदलता है और पदार्थ फैलना या सिकुड़ना चाहता है, लेकिन उसे किसी तरह से रोका जाता है। रोका जाता है मतलब मान लीजिए कि एक रॉड है, उसे दो दीवारों के बीच फिक्स कर दिया। अब अगर तापमान बढ़ेगा तो वो फैलना चाहेगी, पर दीवारें उसे रोकेंगी, तो उसके अंदर दबाव वाला प्रतिबल पैदा होगा। अच्छा, और अगर तापमान कम होगा तो वो सिकुड़ना चाहेगी, दीवारें रोकेंगी, तो उसमें खिंचाव वाला प्रतिबल पैदा होगा। इसका फॉर्मूला है सिग्मा टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ई। यहाँ अल्फा है तापीय प्रसार गुणांक, डेल्टा टी तापमान में बदलाव और ई यंग मापांक। और अगर उसे फैलने सिकुड़ने की पूरी छूट हो तो कोई तापीय प्रतिबल नहीं होगा, स्ट्रेस शून्य होगा। एक और बात, एल्यूमिनियम का अल्फा स्टील से ज्यादा होता है, मतलब एल्यूमिनियम तापमान बदलने पर स्टील से ज्यादा फैलता है या सिकुड़ता है।
बहुत बढ़िया। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। प्रतिबल, विकृति, पॉइसन अनुपात, ई, जी, के, फिर माइल्ड स्टील का पूरा व्यवहार, और फिर तन्यता, भंगुरता, कठोरता, फटीग, विसर्पण और तापीय प्रतिबल भी। ये सब इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए बहुत ही मौलिक बातें हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सब जानना ही हमें मटेरियल को समझने में मदद करता है। और यहीं से एक सवाल दिमाग में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। कि पदार्थों के इन सब गुणों की जो हमने बात की, इनकी समझ असल दुनिया में इंजीनियरिंग डिज़ाइन के फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। खासकर तब जब कोई स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई पुल या इमारत या कोई मशीन का पुर्जा, उसे ऐसे लोड या तापमान का सामना करना पड़े जिसकी उम्मीद नहीं थी, मतलब अप्रत्याशित। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। मतलब कैसे ये ज्ञान हमें सुरक्षित और बेहतर डिजाइन बनाने में मदद करता है, खासकर अनिश्चितताओं के सामने। सोचने वाली बात है। इस सत्र में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग नोट्स सोम 331 YCT को आधार बनाकर मुख्य प्रतिबल और मुख्य समतल पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। जी। ये कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेस एनालिसिस के लिए बहुत ही बुनियादी हैं, तो इन्हें ठीक से समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं मुख्य समतल से। ये क्या होते हैं? हाँ, ये वो खास प्लेन्स होते हैं किसी भी पॉइंट पर जहां कर्तन प्रतिबल, मतलब शियर स्ट्रेस, शून्य होता है। बिल्कुल जीरो, शून्य शियर स्ट्रेस। ठीक है। और इन प्रतिबलों को समझना, देखिए, इंजीनियरिंग डिजाइन में बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि कोई चीज लोड के नीचे कहाँ कैसे कमजोर पड़ सकती है, कहाँ से फेल हो सकती है। सही। ये जो नोट्स है ये काफी संक्षिप्त लगते हैं, शायद परीक्षा की तैयारी या जल्दी से देखने के लिए बने हो, तो इनमें से मतलब निकालना हमारा काम है। बिल्कुल। तो इसे और खोलते हैं। सबसे पहले ये मुख्य समतल और मुख्य प्रतिबल हैं क्या असल में? नोट्स कह रहे हैं कि मुख्य समतल पर शियर स्ट्रेस शून्य है और इन समतलों पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है वही मुख्य प्रतिबल है। पर इसका असली मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर जितने भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे होते हैं अलग अलग एंगल्स पर, उनमें से ये सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले मान होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम। जी, और यही डिजाइन में देखे जाते हैं क्योंकि मटेरियल अक्सर इन्हीं मैक्सिमम स्ट्रेस पर फेल होता है। ये उन तिरछे प्लेन्स, मतलब ओब्लिक प्लेन से अलग है जहां नॉर्मल और शियर दोनों स्ट्रेस होते हैं। हाँ, नोट्स में उन तिरछे तलों पर स्ट्रेस निकालने के तरीके भी दिए हैं। पहला है एनालिटिकल मेथड। जी, विश्लेषणात्मक विधि। नोट्स बताते हैं कि अगर सिर्फ एक दिशा में सीधा स्ट्रेस सिग्मा सिग्मा लग रहा हो तो किसी भी कोण थीटा वाले प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस टाओ कैसे बदलते हैं। सिग्मा एन बदलता है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ और टाओ शायद साइन 2 थीटा के साथ। हाँ बिल्कुल, टाओ 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। नोट्स में ये खास कोण 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, इन पर क्या होता है ये भी दिया हुआ है। ये सबसे बेसिक केस है। ठीक है, लेकिन असलियत में तो चीजें ज्यादा जटिल होती होंगी। हाँ बिल्कुल, असल दुनिया में ज्यादातर केस में 2 दिशाओं में स्ट्रेस लगते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और साथ में शियर स्ट्रेस टाओ एक्स वाई भी होता है। मशीन के पुर्जों में, स्ट्रक्चर्स में यही होता है। हाँ, वो तो है। नोट्स में इसके लिए भी सूत्र दिए हैं कि सिग्मा एन और टाओ कैसे निकालें। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सारे स्ट्रेस कैसे मिलकर किसी भी प्लेन पर असर डालते हैं। अच्छा। इन्हीं सूत्रों से हम मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सबसे जरूरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाओ मैक्स निकाल सकते हैं। और नोट्स में एक खास बात लिखी है, हाँ, वो नोट करने लायक है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन हमेशा ही प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर होता है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, कई मटेरियल टूटते भी इसी 45 डिग्री के प्लेन पर है। वाकई? ये तो बहुत दिलचस्प है कि गणित और असलियत का टूटना जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं मोहर सर्कल मेथड पर। हाँ? नोट्स कहते हैं ये ग्राफिकल तरीका है, तो क्या ये बस सूत्रों का चित्र है? नहीं, सिर्फ चित्र नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली विजुअल टूल है। मोहर सर्कल हमें एक ही ग्राफ में, एक ही नजर में
किसी पॉइंट पर सभी प्लेन्स के नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की पूरी रेंज दिखा देता है। सभी प्लेन्स की एक ही सर्कल में? हाँ, सर्कल का सेंटर, उसका रेडियस, ये सब सीधे प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से जुड़े हैं। जैसे सर्कल का रेडियस ही टाउ मैक्स होता है, मतलब सिग्मा मेजर माइनस सिग्मा माइनर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा। और सर्कल पर दो खास पॉइंट्स होते हैं जो सीधे मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखाते हैं। तो ये एक तरह से स्ट्रेस की पूरी स्थिति का नक्शा बना देता है। बिल्कुल सही कहा, एक नक्शा। और ये खास केसेस समझने में भी मदद करता है। जैसे नोट्स में लिखा है, अगर सिर्फ प्योर शियर हो तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर आ जाता है। ओरिजिन पर? हाँ, और अगर हर तरफ से बराबर स्ट्रेस हो, जैसे पानी के अंदर दबाव, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस बराबर हो जाते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। और मोहर सर्कल वो सिकुड़कर बस एक पॉइंट बन जाता है। बिग पॉइंट, मतलब कोई शेयर स्ट्रेस नहीं। बिल्कुल, किसी भी प्लेन पर कोई शेयर स्ट्रेस नहीं। ये चीजें ग्राफ से एकदम साफ दिख जाती हैं, शायद कैलकुलेशन से भी ज्यादा आसानी से। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? हमने मुख्य समतल, मुख्य प्रतिबल, एनालिटिकल मेथड, मोहर सर्कल, ये सब क्यों जरूरी है? संक्षेप में कहे तो ये कॉन्सेप्ट्स और ये तरीके हमें समझने में मदद करते हैं कि कोई भी चीज कोई स्ट्रक्चर लोड के नीचे कैसा बर्ताव करेगा। मुख्य प्रतिबल हमें बताते हैं कि सबसे ज्यादा तनाव कहाँ है। हाँ। और मोहर सर्कल जैसे तरीके हमें इन जटिल तनावों को आसानी से देखने और समझने का रास्ता देते हैं। डिजाइन को सुरक्षित बनाने के लिए ये बहुत मौलिक हैं। मतलब ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि असली इंजीनियरिंग की जड़ें हैं। निश्चित रूप से, जो भी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, मटेरियल साइंस या मैकेनिकल डिजाइन से जुड़ा है, उसके लिए ये सिद्धांत समझने बहुत जरूरी हैं। ये सूत्र और ग्राफ ही बताते हैं कि चीजें खड़ी क्यों रहती हैं या टूट क्यों जाती हैं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, ये नोट ज्यादातर 2D स्ट्रेस की बात करते हैं, पर असली दुनिया तो 3D है। तो जब हम 3 आयामों में स्ट्रेस को देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स कैसे बदलते होंगे या कैसे फैलते होंगे, ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि चीजें टूटती कैसे हैं, मतलब पदार्थ विफलता या मटेरियल फेलियर पर। हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स हैं जो बताते हैं कि भाई अलग अलग तरह की चीजें, जैसे कुछ नाजुक होती हैं भंगुर और कुछ लचीली तन्य, वो अलग अलग दबाव या खिंचाव में कैसे विफल होती हैं। कोशिश रहेगी कि इन इंजीनियरिंग आइडियाज को थोड़ा आसान बनाएं, समझे कि ये जरूरी क्यों है। बिल्कुल, ये समझना कि कोई चीज कब और कैसे फेल हो सकती है, ये इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, खासकर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज पर ध्यान देंगे, भंगुर यानी ब्रिटल और तन्य यानी डक्टाइल पदार्थ, और देखेंगे कि वो अलग अलग तरह के बल, जैसे कि दबाना यानी कंप्रेशन, खींचना यानी टेंशन और मरोड़ना यानी टॉर्जन, इनमें कैसे टूटते हैं। कोई आसान सा उदाहरण है इसे समझने के लिए? जैसे भंगुर और तन्य में मोटा मोटा फर्क क्या है? हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे एक चाक का टुकड़ा है और एक स्टील का तार। चाक भंगुर है, थोड़ा सा मोड़ेंगे और वो फट से एकदम सफाई से टूट जाएगा अचानक। स्टील का तार वो तन्य है, टूटने से पहले वो मुड़ेगा, खिंचेगा, उसका आकार बदलेगा, है ना। यही मुख्य अंतर है। भंगुर पदार्थ ज्यादातर बिना चेतावनी के टूटते हैं, जबकि तन्य पदार्थ टूटने से पहले विकृत होते हैं, डिफॉर्म होते हैं। अच्छा, चाक बनाम तार, ये अच्छा उदाहरण है। तो भंगुर पदार्थ, जैसे आपने कहा कांच या कंक्रीट, जब उन पर बल लगता है। नोट्स में 45 डिग्री और 90 डिग्री कोणों का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, वो कोण हमें एक तरह से कहानी बताते हैं कि विफलता कैसे हुई। देखिए, भंगुर चीजें खींचने वाले बल, मतलब टेंशन में बहुत कमजोर होती हैं, तो जब उन्हें खींचा जाता है, वे बल की दिशा से 90 डिग्री पर, यानी एकदम सीधा टूट जाती हैं। लेकिन अगर उन्हें दबाया जाए, यानी कंप्रेशन, या मरोड़ा जाए, यानी टॉर्शन, तो विफलता 45 डिग्री के कोण पर होती है। 45 डिग्री? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्थितियों में पदार्थ के अंदर जो काटने वाला बल है, जिसे हम अपरूपण या शियर कहते हैं, वो 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। और उनकी जो टूटी हुई सतह होती है वो अक्सर चिकनी होती है, जैसे चौक टूटता है, एकदम स्मूथ। अच्छा, तो मतलब कोण देखकर हम बल का प्रकार और पदार्थ की प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। और तन्य पदार्थ, जैसे स्टील का तार, नोट्स कहते हैं कि वे अपरूपण यानी शियर में कमजोर होते हैं। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि तन्य पदार्थ खिंच सकते हैं और जैसा आपने कहा अपरूपण में कमजोर होते हैं। तो जब उन्हें खींचा जाता है टेंशन में,
तो वे भी 45 डिग्री कोण पर ही विफल होते हैं, क्योंकि वहीं पर अपरूपण बल अधिकतम होता है। और इसमें अक्सर एक खास कप और कोन जैसा आकार बनता है टूटी हुई जगह पर। कप और कोन? हाँ, वो दिखाता है कि पदार्थ पहले खिंचा, गर्दन की तरह पतला हुआ और फिर टूटा। और इनकी सतह अक्सर खुरदुरी होती है, रफ। समझ गई। कप और कोन मतलब सिर्फ टूटा नहीं, पहले खिंचा भी। ओके। और दबाने या मरोड़ने पर तन्य पदार्थ कैसे टूटते हैं? जब उन्हें दबाते हैं कंप्रेशन में, तो तन्य पदार्थ साइड में फैलते हैं, बल्ज करते हैं, और विफलता भार की दिशा से 90 डिग्री पर होती है। और मरोड़ने पर यानी टॉर्शन में वे शाफ्ट की जो धुरी है उसके लंबवत मतलब 90 डिग्री पर विफल होते हैं, क्योंकि मरोड़ना भी असल में एक तरह का अपरूपण ही है और वो उसी में कमजोर हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि वो कैसे टूटते हैं, लेकिन इंजीनियर ये अंदाजा कैसे लगाते हैं कि कोई चीज कब टूटेगी? मतलब भविष्यवाणी कैसे करते हैं? डिजाइन को सुरक्षित बनाने के लिए ये जानना तो जरूरी होगा। नोट्स में कुछ सिद्धांतों का जिक्र है, रैंकिन, ट्रेस्का, वॉन मिसेस, ये क्या है? हाँ, ये विफलता के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ फेलियर, ये दरअसल गणितीय मॉडल हैं। ये इंजीनियरों को अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए लोड पर कोई कंपोनेंट फेल होगा या नहीं। जैसे भंगुर पदार्थों के लिए, जैसे कांच या कास्ट आयरन, उनके लिए अक्सर रैंकिन सिद्धांत इस्तेमाल होता है, जिसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। रैंकिन भंगुर के लिए? ओके। ये क्या कहता है? ये मूल रूप से कहता है कि चीज तब टूटेगी जब उस पर लगने वाला सबसे बड़ा सीधा खिंचाव वाला तनाव, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, उसकी तनाव झेलने की सीमा पार कर जाएगा, क्योंकि भंगुर चीजें तनाव में ही सबसे कमजोर होती हैं। और तन्य पदार्थों के लिए, जैसे स्टील, उनके लिए ट्रेस्का और वॉन मिसेस क्यों बेहतर है? क्योंकि तन्य पदार्थ, जैसा हमने कहा, टूटने से पहले खिंचते हैं या उनमें फिसलन होती है, जिसे यील्डिंग या शियरिंग कहते हैं। तो उनके लिए जो सिद्धांत हैं, जैसे ट्रेस्का, जिसे गेस थियरी या मैक्स शियर स्ट्रेस थियरी भी कहते हैं, या फिर वॉन मिसेस, जिसे हैंकी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी कहते हैं, ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि पदार्थ में अपरूपण तनाव, शियर स्ट्रेस या आकार बदलने की ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी कब अपनी सीमा पर पहुंचती है। अच्छा, तो फोकस शेयर पे ज्यादा है तन्य के लिए? ट्रेस्का सिद्धांत थोड़ा ज्यादा सुरक्षित अनुमान देता है, मतलब वो विफलता का अनुमान थोड़ा पहले लगा लेता है, इसलिए उसे कभी-कभी कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी सिद्धांत भी कहते हैं। वॉन मिसेस अक्सर ज्यादा सटीक माना जाता है, खासकर जब लोडिंग थोड़ी जटिल हो। तो मतलब अलग-अलग पदार्थ के लिए अलग-अलग सिद्धांत, क्योंकि उनके फेल होने का तरीका ही अलग है। क्या वॉन मिसेस हर स्थिति में काम करता है? लगभग हर स्थिति में। बस एक मुख्य अपवाद है हाइड्रोस्टैटिक दबाव, मतलब जब किसी चीज पर हर दिशा से बिल्कुल एक बराबर दबाव पड़ रहा हो, जैसे पानी के बहुत अंदर। वॉन मिसेस सिद्धांत यहाँ ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि ये आकार बदलने की ऊर्जा पर आधारित है, और हाइड्रोस्टैटिक दबाव में चीज का आकार नहीं बदलता, वो बस सिकुड़ता है, उसमें शियर नहीं होता। समझ गई, काफी दिलचस्प है। तो संक्षेप में कहें तो भंगुर पदार्थ तनाव में कमजोर होते हैं और अचानक टूटते हैं, और तन्य पदार्थ टूटने से पहले खिंचते हैं, और उनकी विफलता अक्सर अपरूपण यानी शियर से जुड़ी होती है। और इंजीनियर इन अलग-अलग व्यवहारों का अनुमान लगाने के लिए अलग-अलग सिद्धांतों का उपयोग करते हैं ताकि डिजाइन सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी पुल बनाने से लेकर हवाई जहाज डिजाइन करने तक हर चीज में बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक और सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत सामग्री में विकृति ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी की गणना का भी जिक्र है, जो अलग-अलग लोडिंग स्थितियों से जुड़ा है। तो इससे एक सवाल उठता है, क्या बल लगाने का तरीका, जैसे कि धीरे धीरे लोड बढ़ाना बनाम एकदम से झटका देना, क्या ये इन विफलता के तरीकों को बदल सकता है? ये दिखाता है कि सिर्फ पदार्थ का प्रकार ही नहीं, बल्कि उस पर भार कैसे लगाया जा रहा है, ये भी शायद उतना ही महत्वपूर्ण हो। इस पर आगे सोचा जा सकता है। स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज का विषय है किसी भी ढांचे की मजबूती समझने के लिए बहुत जरूरी। हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की, मतलब नमन आघूर्ण और कर्तन बल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कोई बीम मतलब धरन लोड को कैसे संभालती है। तो हमारा मकसद है इन तकनीकी चीजों को थोड़ा आसान बनाना, है ना, समझना कि ये डिजाइन के लिए क्यों इतने अहम है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। धरन क्या है, पहले ये समझें। सरल शब्दों में ये स्ट्रक्चर का वो हिस्सा है जिस पर लोड उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर लगता है।
ठीक है, पर धरण टिकी कैसे रहती है? मतलब सहारे स्रोत बताते हैं कि अलग-अलग तरह के आलंब यानी सपोर्ट्स होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पे 3 तरह के सपोर्ट्स होते हैं। अच्छा, कौन-कौन से? देखिए, पहला है रोलर सपोर्ट। ये बस वर्टिकल रिएक्शन देता है, मतलब ऊपर नीचे की ताकत रोकता है पर धरन को आगे पीछे खिसकने देता है। ओके, सिर्फ वर्टिकल। और दूसरा? दूसरा है हिंज्ड या पिंड सपोर्ट, कब्जे जैसा। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन देता है, ऊपर नीचे भी रोकेगा, दाएं बाएं भी। लेकिन घूमने देगा। हाँ, उस पॉइंट पर धरण घूम सकती है। तीसरा वाला, वो शायद सबसे मजबूत। सही पकड़ा, वो है फिक्स्ड सपोर्ट, बद्ध आलंब। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और घूमने से भी रोकता है, मतलब मोमेंट रिएक्शन भी देता है। अच्छा, जैसे दीवार में कोई रॉड एकदम कस दियो। बिल्कुल वही। तो इन्हीं सपोर्ट्स के हिसाब से धरनों के नाम भी होते होंगे, जैसे सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। सही। सिंपली सपोर्टेड बीम वो हुई जिसके दोनों सिरे या तो हिंज्ड हो या एक हिंज्ड और एक रोलर हो। और कैंटिलीवर? वो बालकनी वाली। हाँ, कैंटिलीवर का एक सिरा फिक्स्ड होता है दीवार में और दूसरा सिरा हवा में फ्री रहता है। इनके अलावा भी और हैं, फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, कंटिन्यूअस। ये सब अलग-अलग सपोर्ट कंडीशंस हैं। समझ गए? ठीक है। सपोर्ट्स की बात हो गई। अब उन अंदरूनी ताकतों पर आते हैं जिनका धरन सामना करती है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ये क्या चीज है असल में? हाँ, तो शियर फोर्स यानी कर्तन बल, इसे ऐसे समझिए जैसे धरन को किसी सेक्शन पर काटने की कोशिश हो रही है। काटने की, कैंची से? हाँ, एक तरह से। उस सेक्शन के एक तरफ के जितने भी ऊपर नीचे वाले फोर्सेस हैं, उनका एल्जेब्रिक सम, मतलब चिन्हों के साथ जोड़, प्लस माइनस, वही शियर फोर्स है। ओके। और बेंडिंग मोमेंट? नमन आघूर्ण? वो धरन को मोड़ने की कोशिश है। उसी सेक्शन पर एक तरफ के सारे बलों के मोमेंट्स का जोड़, बल गुणा दूरी। मोड़ने की, जैसे रूलर को मोड़ते हैं? बिल्कुल। अगर बीम ऐसे नीचे झुके यू शेप में, जैसे मुस्कुरा रही हो, हाँ, तो उसे कहते हैं सैगिंग, और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। और अगर ऊपर उठे, मतलब एन शेप, तो वो हुआ हॉगिंग, जैसे उदास चेहरा। ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। वाह, ये सैगिंग, हॉगिंग, स्माइल, सैड फेस वाला एनालॉजी बढ़िया है। अच्छा, स्रोत ये भी कहते हैं कि लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इनके बीच कोई कनेक्शन है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है, डिजाइन की जान है ये। क्या है वो कनेक्शन? देखिए, किसी भी पॉइंट पर शियर फोर्स के बदलने की दर dF/dx वो उस पॉइंट पर लग रहे लोड इंटेंसिटी -W के बराबर होती है। अच्छा। और बेंडिंग मोमेंट के बदलने की दर dM/dx वो उस पॉइंट के शियर फोर्स F के बराबर होती है। ओह, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे सबसे बड़ा सुराख मिलता है, जहां पर शियर फोर्स 0 होता है, हाँ। ठीक उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अरे वाह, तो वहीं पर बीम के फेल होने का चांस सबसे ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए इंजीनियर्स इस पॉइंट को ढूंढते हैं। स्रोतों में एक और चीज का जिक्र है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, नति परिवर्तन बिंदु। ये क्या बला है? हाँ, बला नहीं, बहुत काम की चीज है। ये वो पॉइंट है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका क्या मतलब हुआ डिजाइन के लिए? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर बीम का कर्वेचर बदलता है, सैगिंग से हॉगिंग या हॉगिंग से सैगिंग। कंक्रीट बीम में इसी से पता चलता है कि टेंशन वाली स्टील रॉड नीचे से ऊपर कब शिफ्ट करनी है। अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है। अब कुछ उदाहरण देखें। स्रोत बताते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट लोड W हो, हाँ, तो किनारों पर शियर फोर्स W/2 होता है और सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4 होता है। ये सैगिंग मोमेंट होगा। और कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पर W लोड हो, उसमें शियर फोर्स पूरी लंबाई में W रहता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पर होता है, -WL। ये हॉगिंग मोमेंट है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, इंजीनियर इन्हें सीधे इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, अक्सर बेसिक लोडिंग के लिए ये बहुत काम आते हैं। और कोई खास पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए? हाँ, जैसे हिंज सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है। हमेशा 0। हाँ, और कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड पर स्लोप 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। हाँ। जबकि फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये छोटे-छोटे नियम कैलकुलेशन में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर बीम, उसके सपोर्ट्स, उस पर लगने वाला लोड और उसके अंदर पैदा होने वाले ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट,
ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर कितना मजबूत और सुरक्षित है। बिल्कुल। इन अंदरूनी ताकतों को समझना, इनकी गणना करना, यही सेफ और एफिशिएंट डिजाइन की नींव है, चाहे पुल हो, बिल्डिंग हो या कोई और ढांचा। सोचने वाली बात है। चलिए आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। अगली बार जब हम किसी फ्लाईओवर के नीचे से गुजरें या किसी बड़ी बिल्डिंग के बीम को देखें, तो क्या हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर ये अदृश्य ताकतें, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट कैसे काम कर रही होंगी? और डिजाइनर ने कैसे हिसाब लगाया होगा कि वो सब कुछ झेल जाए, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। नमस्कार। आज हम धरनों मतलब बीम्स में जो नमन और अपरूपण प्रतिबल होते हैं, बेंडिंग और शेयर स्ट्रेसेस, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं SOM 340 से 344। उन्हीं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये धरने वजन पड़ने पर कैसे झुकती हैं, कैसे बल झेलती हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि ये जो मूल सिद्धांत हैं, इन्हें आसानी से समझें। हाँ, खासकर जो मुख्य शब्द है उनमें क्या फर्क है, ये सब। हाँ, तो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि नमन भी कई तरह का होता है, जैसे शुद्ध नमन है, सम्मित है, पर आज हम क्या कहते हैं, सरल नमन के जो मूल सिद्धांत हैं, उन पर ही ध्यान देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है उदासीन अक्ष की, न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, उदासीन अक्ष। अच्छा, ये वही है ना जैसे स्केल को मोड़े तो बीच की एक लाइन होती है जो न खिंचती है न दबती। एकदम सही पकड़ा, वही है उदासीन अक्ष। देखिए, जब धरन झुकती है तो अंदर वाली सतह सिकुड़ती है, मतलब कंप्रेशन, और बाहर वाली फैलती है, टेंशन। बिल्कुल। और उदासीन अक्ष वो परत है जिसकी लंबाई बदलती ही नहीं। हाँ, और सबसे खास बात क्या है कि वहां पर नमन प्रतिबल शून्य होता है। हाँ, बिल्कुल। उस अक्ष पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है। तो फिर ये नमन प्रतिबल, ये बेंडिंग स्ट्रेस आता कहाँ से है और धरन पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, ये असल में जो बाहर से बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ना, धरन उसके खिलाफ अंदर से एक प्रतिरोध पैदा करती है। अच्छा, अंदरूनी प्रतिरोध। हाँ, जैसा हमने कहा, अंदर कंप्रेशन, बाहर टेंशन। ये स्ट्रेस उदासीन अक्ष से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ता जाएगा। और किनारों पर सबसे ज्यादा। हाँ, बाहरी सतहों पर अधिकतम। और धरन का यही जो अंदरूनी प्रतिरोध है, इसे कहते हैं प्रतिरोध आघूर्ण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सीधे सीधे धरन की ताकत दिखाता है। मतलब धरन अंदर से कितनी मजबूती से बाहरी झुकाव का सामना कर रही है। सही। इन सब गणनाओं को सरल बनाने के लिए कुछ मान्यताएं भी तो होती हैं। शायद कि पदार्थ होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि पदार्थ हुक के नियम को मानता है। और सबसे जरूरी कि जो क्रॉस सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन था, वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहता है। ये सब सरल नमन सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं हैं। अच्छा। और इन्हीं से हमें मिलती है वो मशहूर बेंडिंग इक्वेशन, Mi = σy = ER। M बाहरी आघूर्ण, I जड़त्व आघूर्ण, सिग्मा नमन प्रतिबल, Y उदासीन अक्ष से दूरी, E यंग मापांक और R वक्रता त्रिज्या। हाँ, इसमें शायद सबसे काम की बात यह है कि नमन प्रतिबल मतलब सिग्मा उदासीन अक्ष से दूरी y के सीधे अनुपात में बढ़ता है। एकदम सही। और इसी समीकरण से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज निकलती है, आकार मापांक, सेक्शन मॉड्यूलस, Z। Z = Iy max। हाँ, ये दिखाता है कि धरन का आकार बेंडिंग झेलने में कितना कुशल है। जिसका Z ज्यादा, वो धरन उतनी ही मजबूत। अच्छा, यही वजह है कि पुलों वगैरह में हम आयताकार की जगह आई सेक्शन ज्यादा देखते हैं। बिल्कुल। समान वजन या मटेरियल के लिए आई सेक्शन का Z काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा लोड सह सकता है। तो क्रम कुछ ऐसा है, आई कार्ड सबसे मजबूत, फिर आयताकार, फिर वर्गाकार और फिर वृत्ताकार। कम वजन में ज्यादा लोड सहना मतलब लागत भी कम, नींव पर बोझ भी कम। सही बात है। ठीक है, ये तो हुई नमन प्रतिबल की बात। अब आते हैं अपरूपण प्रतिबल पे, शियर स्ट्रेस। ये कैसे अलग है? हमने देखा नमन प्रतिबल तो किनारों पर मैक्सिमम, बीच में 0। हाँ, अपरूपण प्रतिबल का हिसाब थोड़ा कह सकते हैं उल्टा है। जो सामान्य आकृतियां हैं, आयताकार या गोल, उनमें ये ऊपर नीचे किनारों पर 0 होता है। और बीच में ज्यादा, उदासीन अक्ष पर? हाँ, आमतौर पर उदासीन अक्ष पर अधिकतम होता है। और एक और फर्क, नमन प्रतिबल गहराई के साथ लीनियरली बदलता है, सीधी रेखा में। और अपरूपण? अपरूपण प्रतिबल अक्सर परवलिक रूप से मतलब पैराबोलिकली बदलता है। दिशा भी अलग है। नमन प्रतिबल सेक्शन के लंबवत होता है, नॉर्मल।
अपरूपण प्रतिबल सेक्शन के समानांतर होता है, टेंजेंशियल। और इसका वितरण भी अलग अलग आकृतियों में अलग होता होगा। हाँ, होता है। जैसे आयताकार सेक्शन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, टाउ मैक्स, वो एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ एवरेज का 1.5 गुना होता है, ओ 3/2। और गोल सेक्शन में? गोल में वो 4/3 गुना होता है। लेकिन एक मजेदार अपवाद है त्रिभुजाकार सेक्शन। उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उदासीन अक्ष पर नहीं होता। अच्छा, कहाँ होता है फिर? वो होता है मध्य गहराई पर, मतलब h/2 पर। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, वापस आई सेक्शन पर आते हैं। उसकी कुशलता का राज सिर्फ सेक्शन मॉड्यूलस है या कुछ और भी है? नहीं, एक और बड़ा कारण है कि मटेरियल का बंटवारा बहुत होशियारी से किया गया है। ऊपर और नीचे के जो चौड़े हिस्से हैं, फ्लैंज, हाँ, फ्लैंज, वो उदासीन अक्ष से दूर होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर बेंडिंग मोमेंट झेल लेते हैं, करीब 80% तक। अच्छा, और जो बीच का पतला खड़ा हिस्सा है, वेब, वो ज्यादातर शेयर फोर्स संभाल लेता है, वो भी करीब 80% तक। वाह, मतलब हर हिस्सा वो काम कर रहा है जिसके लिए वो बेस्ट है। बिल्कुल, इसीलिए आई सेक्शन इतने एफिशिएंट होते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, समान सामर्थ्य की धरन, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये क्या चीज है? देखिए, ये एक डिजाइन फिलॉसफी है। कोशिश ये होती है कि धरन के हर सेक्शन पर जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो बराबर रहे। हर जगह एक जैसा स्ट्रेस, पर वो कैसे करते हैं? वो धरन की चौड़ाई या गहराई या दोनों को उसकी लंबाई के साथ बदल कर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है जिसके सिरे पर लोड है। अगर हम उसकी गहराई फिक्स रखें तो समान सामर्थ्य के लिए उसकी चौड़ाई b फिक्स्ड एंड से दूरी x के अनुपात में होनी चाहिए, मतलब b प्रोपोर्शनल टू x। इसका फायदा? मटेरियल बचता है। हाँ, मटेरियल की बर्बादी नहीं होती। हर हिस्सा अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। कोई हिस्सा कमजोर या जरूरत से ज्यादा मजबूत नहीं रहता। तो अगर हम संक्षेप में देखें, उदासीन अक्ष वो जगह जहां नमन प्रतिबल 0 है। हाँ, नमन प्रतिबल किनारों पर सबसे ज्यादा, अपरूपण प्रतिबल अक्सर उदासीन अक्ष पर सबसे ज्यादा, सरल आकृतियों में। सही। धरण की नमन ताकत उसके आकृति मापांक Z पर निर्भर करती है और आई बीम इसीलिए कुशल है क्योंकि उनका Z ज्यादा होता है और फ्लैंज वेब अपना काम बांट लेते हैं। एकदम सही सारांश है। बहुत बढ़िया। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इंजीनियर ये समान सामर्थ्य जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके और कैसे बेहतर डिजाइन बना सकते हैं? क्या हम सिर्फ आयत या आई बीम से आगे बढ़कर, शायद प्रकृति से प्रेरणा लेकर या कंप्यूटर की मदद से अनुकूलित आकृतियां बनाकर मटेरियल का और भी कुशल उपयोग करते हुए अभूतपूर्व मजबूती पा सकते हैं? सोचने वाली बात है। स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो है तो हमारे चारों ओर, पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे कोई पुल है, घर की छत में लगी बीम या कोई शेल्फ, जब इन पर वजन पड़ता है ना, तो ये हल्के से झुक जाते हैं। बस इसी झुकने को कहते हैं विक्षेपण या डिफ्लेक्शन। और वो जिस एंगल पर झुकते हैं वो है ढलान यानी स्लोप। सही। हमारे पास आज कुछ तकनीकी स्रोत हैं जो इसी फंडे को समझाते हैं। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही कि इन स्रोतों से समझें कि ये ढलान और विक्षेपण असल में क्या बला है, क्यों इतने जरूरी हैं ये, और जो इंजीनियर्स होते हैं वो इनकी पक्की गणना, मतलब एकदम सटीक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हल्का सा झुकना नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर की आप कह ले सुरक्षा और उसका सही से काम करना इसी पर टिका है। अच्छा। हाँ, विक्षेपण मतलब सीधी सी बात, लोड लगने के बाद बीम अपनी ओरिजिनल सीधी लाइन से कितना नीचे या ऊपर चला गया, वो वर्टिकल दूरी। ओके। और ढलान हुआ उस झुकी हुई बीम का किसी भी पॉइंट पर उसकी ओरिजिनल सीधी लाइन के साथ बनने वाला एंगल, मतलब कितना झुकाव है। ये दिलचस्प है। और स्रोतों में एक कमाल की बात ये भी है कि ये बीम कैसे टिकी हुई है, मतलब उसके सपोर्ट कैसे हैं। इससे ढलान और विक्षेपण का पूरा खेल ही बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। सपोर्ट कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं। जैसे अगर बीम दोनों सिरों पर दीवार में एकदम फिक्स है, कस की जकड़ी हुई, हाँ, फिक्स्ड बीम जिसे कहते हैं, तो वहां सिरों पर न कोई ढलान होगा न विक्षेपण, जीरो। एकदम जीरो, क्योंकि वो घूम ही नहीं सकता सिरा। लेकिन अगर वो बस टिका हुआ है, जैसे किसी रोलर पर या हिंज पर, सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए, हाँ, तो वहां विक्षेपण तो जीरो होगा, पर वो सिरा घूम सकता है, मतलब ढलान जीरो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सही। वहां रोटेशन मुमकिन है। ये ऐसा ही है जैसे एक शेल्फ जो दीवार में पूरी तरह फिट है और दूसरी जो बस कुछ टेक पे रखी है। दोनों का बिहेवियर अलग होगा लोड पड़ने पे। सही कहा।
और इसी व्यवहार को समझने और नापने के लिए इंजीनियरों ने कई तरीके भी तो निकाले हैं। इन स्रोतों में कई मेथड्स का जिक्र है। हाँ, कई विधियां हैं। एक जो सबसे बुनियादी है वो है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन, ये गणित वाला मामला लग रहा है। हाँ, है तो गणितीय ही। ये बीम की जो बेंडिंग इक्वेशन होती है ना, उसको 2 बार इंटीग्रेट करके सीधे ढलान और विक्षेपण निकाल देता है। अच्छा। ये खासतौर पे उन बीम्स के लिए अच्छा काम करता है जिनका क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में एक जैसा रहता है, मतलब प्रिज्मीय सदस्य। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक तरीका। लेकिन तब क्या जब बीम पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का लोड हो, जैसे पुल पर कहीं कार है कहीं ट्रक, क्या ये मेथड तब भी उतना ही सीधा रहता? वहां ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है, और यहीं पर दूसरी विधि काम आती है जिसका जिक्र स्रोतों में है, मैकॉले की विधि, मैकॉलेज मेथड। मैकॉले, ये क्या है? ये बेसिकली डबल इंटीग्रेशन का ही एक स्मार्ट वर्जन है, कह सकते हैं। ये खासतौर पर तब फायदेमंद है जब बीम पर कई सारे पॉइंट लोड हों या लोड अचानक बदल रहा हो। अच्छा। ये कैलकुलेशन को काफी आसान बना देता है ऐसी स्थितियों में। इसे सिंगुलैरिटी फंक्शन मेथड भी कहते हैं। एक तरह से गणितीय जुगाड़ है ये मुश्किल लोडिंग के लिए। सुनने में तो ये दोनों काफी कैलकुलस वाले लग रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो इसे थोड़ा अलग, शायद विजुअल नजरिए से देखता हो? हाँ, बिल्कुल है। स्रोतों में मोमेंट एरिया मेथड का भी जिक्र है। इसे मोहर की विधि भी कहते हैं। मोमेंट एरिया? हाँ, ये कैलकुलस के बजाय ज्योमेट्री का इस्तेमाल करता है। ये क्या करता है कि बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ना, हाँ, वो जो दिखाता है कि बीम में अंदरूनी बेंडिंग कितनी है। बिल्कुल, उस डायग्राम के एरिया और उसके सेंट्रॉइड वगैरह का इस्तेमाल करके ढलान और विक्षेपण निकालता है। ये समझने में ज्यादा आसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। और ये नॉन प्रिज्मीय बीम्स, मतलब जिनका क्रॉस सेक्शन बदलता है, उन पर भी काम कर जाता है। फिर तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन इसकी भी अपनी सीमा है। जैसे ये कंटिन्यूअस बीम्स जो कई सपोर्ट पर टिकी होती हैं, उनके लिए ये उतना अच्छा नहीं है। ओके, और एक और नाम आ रहा है स्रोतों में, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। इसे तो यूनिवर्सल मेथड कहा गया है, ऐसा क्यों? हाँ, स्ट्रेन एनर्जी मेथड या कैस्टिग्लियानो का प्रमेय। इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ बीम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। फंडा ये है कि जब कोई चीज डिफॉर्म होती है, मुड़ती है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, स्ट्रेन एनर्जी। कैस्टिग्लियानो का प्रमेय इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके विक्षेपण या ढलान निकालने का तरीका बताता है। और क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत हर स्ट्रक्चर पर लागू होता है, तो ये बीम, फ्रेम, आर्च सब पे चल जाता है। हाँ, लगभग किसी भी तरह के स्ट्रक्चर पर। इसीलिए ये बहुत पावरफुल तरीका है, खासकर जटिल संरचनाओं के लिए। इनके अलावा एक कॉन्जुगेट बीम मेथड भी है, पर ये जो हमने डिस्कस किए, ये मुख्य तरीके हैं। समझ गई। मतलब इंजीनियर्स के पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई हथियार हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब तो काफी डिटेल तरीके लग रहे हैं। क्या रोजमर्रा के काम के लिए, मतलब डिजाइन में, कुछ फटाफट वाले उपाय भी हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो भी दिया है स्रोतों में। जो आम केसेस होते हैं ना, जैसे कैंटिलीवर बीम हो गई, एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री, या सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों सिरों पर टिकी हुई। हाँ। और उन पर लगने वाले आम लोड, जैसे पूरी लंबाई पर एक जैसा लोड यूडीएल, या बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लोड। ओके। इन स्टैंडर्ड केसेस के लिए रेडीमेड फॉर्मूले दिए गए हैं। अधिकतम ढलान कितना होगा, अधिकतम विक्षेपण कितना होगा, इसके सीधे सूत्र हैं। डिजाइन इंजीनियर्स के लिए बहुत काम के होते हैं, जल्दी से चेक करने के लिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल हुआ। अच्छा, एक और बात, इन सब कैलकुलेशन में दिशा, मतलब डायरेक्शन का भी तो ध्यान रखना पड़ता होगा। नीचे झुकना और ऊपर उठना एक बात तो नहीं हो सकती ना? एकदम सही पॉइंट। दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए बाकायदा साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी होती है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। वो क्या है? आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि अगर ढलान घड़ी की सुई की दिशा में है, क्लॉकवाइज, तो उसे नेगेटिव लेंगे। अच्छा, क्लॉकवाइज नेगेटिव। और अगर विक्षेपण नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, तो उसे भी नेगेटिव लेंगे। ओके। और इसका उल्टा यानी काउंटर क्लॉकवाइज ढलान और ऊपर की तरफ विक्षेपण, वो पॉजिटिव माने जाते हैं। ये कन्वेंशन फॉलो करना जरूरी है ताकि सबकी कैलकुलेशन कंसिस्टेंट रहे। ये तो लॉजिकल है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने समझा कि ये बीम का ढलान और विक्षेपण क्या चीज है, क्यों ये स्ट्रक्चर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए इतने क्रिटिकल हैं,
बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि इंजीनियर्स के पास इनकी सटीक गणना के लिए कितने अलग-अलग और स्मार्ट तरीके हैं। डबल इंटीग्रेशन, मकौले, मूवमेंट एरिया, स्ट्रेन एनर्जी। हाँ, और साथ में वो रेडीमेड फॉर्मूले भी। सार यही है कि ये गणनाएं सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये असल दुनिया की इमारतों, पुलों, मशीनों को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती हैं। हर मेथड की अपनी जगह है, अपनी खासियत है, अपनी सीमाएं हैं। इंजीनियर को चुनना होता है कि किस स्थिति में कौन सा तरीका सबसे कारगर रहेगा। तो ये सब मायने क्यों रखता है? सीधी सी बात है, इसी समझ और गणना के आधार पर ही तो हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। ये स्ट्रक्चरल डिजाइन की एकदम बुनियाद है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। हाँ, और ये सारे सिद्धांत, ये सारे तरीके तब कैसे बदलते होंगे या कितने सटीक रहते होंगे जब मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक ना हो, मतलब हमेशा के लिए अपनी शेप में वापस ना आए, या जब स्ट्रक्चर पर वाइब्रेशन हो रहा हो या तापमान बदल रहा हो। ओह, ये तो और गहरा मामला हो गया। हाँ, ये इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के आगे की बात है। एक और काफी पेचीदा और जरूरी क्षेत्र है। स्वागत। आज हमारे सामने हैं कुछ इंजीनियरिंग नोट्स। ये कॉलम्स, स्ट्रट्स और टॉर्शन के बारे में हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है और समझते हैं कि ये संरचनात्मक हिस्से बल कैसे सहते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कैसे एक पतला सा खंबा इतना भारी बोझ उठा लेता है, या फिर कोई घूमता हुआ शाफ्ट वो बिना टूटे ताकत कैसे पहुंचाता है। यहीं से शुरू करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये दिलचस्प सवाल है। तो नोट्स में सबसे पहले हैं कॉलम और स्ट्रट। दोनों पर लगता है अक्षीय संपीड़न बल, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स। सही। फिर बस इतना बताया गया है कि कॉलम आमतौर पर सीधा वर्टिकल होता है, और स्ट्रट वो शायद तिरछा भी हो सकता है। हाँ, वो क्षैतिज या तिरछा हो सकता है। और इनकी स्थिरता समझने के लिए ना एक बहुत जरूरी चीज है तन्यता अनुपात, स्लेंडरनेस रेशियो जिसे कहते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो, ये क्या चीज है? ये बेसिकली प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात है। मतलब ये बताता है कि कोई मेंबर अपनी लंबाई के हिसाब से कितना पतला है। अच्छा। और ये अनुपात जितना ज्यादा होगा, कॉलम उतना ही कह सकते हैं पतला माना जाएगा, और उसमें बकलिंग का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। बकलिंग, ये शब्द पहले भी सुना है, इसका मतलब क्या है? जैसे अचानक मुड़ जाना? हाँ बिल्कुल। जैसे आपने वो प्लास्टिक का स्केल दबाया हो कभी, और एक हद के बाद वो फट से टेढ़ा हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। बस वही है बकलिंग। ये एक तरह की अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी। कॉलम अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने से पहले ही, कुचलने से भी पहले मुड़ जाता है। और ये किस पर निर्भर करता है? सिर्फ मटेरियल पर? नहीं, ये कॉलम के पदार्थ पर तो करता ही है, उसके आकार पर भी, पर खास तौर पर इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उसके सिरे कैसे टिके हुए हैं, एंड कंडीशंस। एंड कंडीशंस जैसे कि दोनों सिरे फिक्स्ड है, या हिंज यानी घूमने वाले हैं, या फिर एक सिरा खुला है। ये बहुत मायने रखता है। अच्छा। सिरों को कैसे पकड़ा है, ये इतना जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा, खासकर लंबे पतले कॉलम्स के लिए। इनके लिए यूलर का सिद्धांत है, यूलर्स थ्योरी। वो हमें ये बकलिंग लोड कैलकुलेट करने में मदद करता है। ओके। पर हाँ, इसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। ये मानता है कि लोड एकदम सेंटर में लग रहा है, मटेरियल बिल्कुल एक जैसा है, लचीला है, जो असल में हमेशा नहीं होता। हाँ, असल दुनिया तो थोड़ी अलग होती है। तो फिर प्रैक्टिकल केस में क्या, छोटे या मध्यम कॉलम के लिए? बिल्कुल, उनके लिए ना रैंकिन का सूत्र, रैंकिन्स फॉर्मूला ज्यादा बेहतर माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये कुचलने क्रशिंग और बकलिंग दोनों तरह की विफलता को ध्यान में रखता है। तो ये एक तरह से ज्यादा प्रैक्टिकल है सभी तरह के कॉलम्स के लिए। समझ गया। नोट्स में एक और शब्द है, कोर या कर्नल। ये क्या है? हाँ, कोर या कर्नल। आप इससे ऐसे समझें कि ये कॉलम के क्रॉस सेक्शन का वो बीच का सेंट्रल एरिया है। ठीक है। जहां अगर लोड लगाया जाए तो पूरे सेक्शन में सिर्फ दबाव कंप्रेशन ही पैदा होता है, कोई खिंचाव या टेंशन नहीं आता। हाँ, अच्छा। लेकिन अगर लोड इस कोर के बाहर लगता है, जिसे उत्केंद्रित भार या एक्सेंट्रिक लोड कहते हैं, तो फिर कॉलम में सिर्फ दबाव नहीं बल्कि मुड़ने का दबाव, बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाता है, और तब कुछ हिस्से में टेंशन भी आ सकता है। ओह, और शायद कंक्रीट जैसे मटेरियल टेंशन में कमजोर होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये कोर महत्वपूर्ण है।
इसी से जुड़े हैं वो मिडिल थर्ड रूल आयताकार सेक्शन के लिए और मिडिल फोर्थ रूल गोल सेक्शन के लिए। वो इसी कोर की सीमा बताते हैं। अच्छा, ये बात है। ठीक है, अब आते हैं टॉर्शन यानी मरोड़ पर। जी। नोट्स कहते हैं ये शाफ्ट के डिजाइन में बहुत जरूरी है। हाँ, टॉर्शन या मरोड़ ये तब होता है जब किसी शाफ्ट पर घुमाने वाला बल मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट लगता है, जैसे किसी इंजन का शाफ्ट घूमता है। यहाँ सबसे अहम है मरोड़ समीकरण, टॉर्शन इक्वेशन। TJ = tau r = g थीटा l। ये समीकरण बताता है कि लगाया गया टॉर्क T, शाफ्ट में पैदा हुआ कतरनी प्रतिबल यानी shear स्ट्रेस टाउ, मरोड़ का कोण थीटा और शाफ्ट के पदार्थ और ज्यामिति G, J, L, R ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। और नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये जो shear स्ट्रेस टाउ है ये शाफ्ट के सेंटर में शून्य होता है। हाँ, बिल्कुल शून्य, और बाहरी सतह पर मतलब पेरिफेरी पर सबसे ज्यादा होता है। ये तो उल्टा सा लगता है थोड़ा। हाँ, पर मरोड़ में ऐसा ही होता है। इसीलिए बाहरी सतह डिजाइन में बहुत जरूरी हो जाती है। और यहीं पर ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J का रोल आता है। जे, इसका क्या काम है? J जो है वो शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन की मरोड़ झेलने की क्षमता का एक माप है। मतलब वो कितना प्रतिरोध कर सकता है ट्विस्टिंग का। ठोस शाफ्ट के लिए इसका मान अलग होता है, खोखले यानी हॉलो शाफ्ट के लिए अलग। और नोट्स में ये भी लिखा है कि खोखले शाफ्ट वो ज्यादा मजबूत या किफायती हो सकते हैं। ये कैसे? अंदर से खाली चीज ज्यादा मजबूत? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मरोड़ के मामले में ये अक्सर सही होता है। सोचिए, स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ है? बाहरी सतह पर। हाँ, तो खोखले शाफ्ट में मटेरियल वहीं होता है जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। बीच का जो मटेरियल ठोस शाफ्ट में होता है वो टॉर्क सहने में ज्यादा योगदान नहीं दे रहा होता। अच्छा, तो समान वजन या समान बाहरी डायमीटर के लिए एक खोखला शाफ्ट अक्सर एक ठोस शाफ्ट से ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। इसीलिए वो ज्यादा मजबूत या ज्यादा वजन किफायती मतलब लाइटर हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। इसकी कोई गणितीय वजह भी होगी? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए तुलनात्मक सूत्र भी हैं, जैसे खोखले शाफ्ट की मजबूती ठोस शाफ्ट से लगभग n² + 1 n4³ n-1 गुना और वजन n² - 1 n4³ n-1 गुना होता है, जहाँ n बाहरी और अंदरूनी डायमीटर का अनुपात है। वाह, इंजीनियरिंग सच में ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। अच्छा, और अगर शाफ्ट पर बेंडिंग और टॉर्शन दोनों लग रहे हो, मतलब वो मुड़ भी रहा हो और घूम भी रहा हो? हाँ, ये भी आम स्थिति है। ऐसी कंबाइंड लोडिंग में हमें दोनों के असर को जोड़कर देखना पड़ता है। हमें निकालना होता है कि सबसे ज्यादा मुख्य प्रतिबल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सबसे ज्यादा कतरनी प्रतिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ और कितना है। इसके लिए फिर अलग खास फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कॉलम और स्ट्रट कैसे दबाव सहते हैं। बकलिंग एक अहम चीज है जिससे बचना होता है, और ये बकलिंग निर्भर करती है तन्यता अनुपात और सिरों के जुड़ाव पर। यूलर और रैंकिन के सूत्र इसमें हमारी मदद करते हैं। हाँ, और टॉर्शन में हमने शाफ्ट के अंदर शियर स्ट्रेस का वितरण देखा, कैसे वो केंद्र में शून्य और बाहर सबसे ज्यादा होता है, और कैसे खोखले शाफ्ट ज्यादा कारगर हो सकते हैं। मरोड़ समीकरण इन सब गणनाओं का आधार है। वाकई ये इंजीनियरिंग डिजाइन की बारीकियों की बस एक झलक थी। कितना कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अब जब आप इन सिद्धांतों को थोड़ा जान गए हैं, तो अगली बार जब कोई पुल देखें या किसी ऊंची इमारत का ढांचा या किसी मशीन का घूमता हुआ पुर्जा, जरा सोचिएगा कैसे इन सब अदृश्य बलों को साधा गया होगा, कैसे डिजाइनरों ने ये पक्का किया होगा कि ये ढांचा सुरक्षित रहे, अपना काम करे। ये अनदेखी इंजीनियरिंग हमारे चारों तरफ हर वक्त काम कर रही है। नमस्कार। आज का विषय इंजीनियरिंग से है, खासतौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। हम बात करेंगे आबद्ध और सतत धरनों की, फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम्स। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इन खास तरह के बीम्स के बारे में बताते हैं। देखिए, जो आम बीम होते हैं ना, सिंपली सपोर्टेड वाले, वो कभी-कभी ज्यादा झुक जाते हैं या उन्हें बहुत भारी बनाना पड़ता है। तो इंजीनियर्स ने कुछ, कह सकते हैं, स्मार्ट तरीके निकाले।
आज हम इन्हीं तरीकों मतलब आबद्ध और सतत धरणों पर जो नोट्स मिले हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और ये आम बीम से अलग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर चर्चा। सबसे पहले लेते हैं आबद्ध धरण को। नोट्स में इसे बिल्ट इन या एनकास्टर धरण भी कहा गया है। तो इसकी सबसे खास बात क्या है? यही कि इसके दोनों सिरे मतलब एंड्स दीवार या कॉलम में एकदम कसकर जकड़े होते हैं, हिल नहीं सकते, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्केल को दोनों सिरों से क्लैंप कर दिया हो। हाँ बिल्कुल। और इस तरह कसकर पकड़ने का, जकड़ने का एक सीधा नतीजा ये होता है कि सिरों पर कोई झुकाव नहीं आ पाता, मतलब ढाल या स्लोप शून्य रहता है। और यहीं पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम से काफी अलग हो जाते हैं, जिनके सिरे तो घूमने के लिए फ्री होते हैं, है ना? सही। तो इस जकड़न का फायदा क्या है फिर? नोट्स कहते हैं कि ये ज्यादा मजबूत होते हैं, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिरे फिक्स होने की वजह से वहाँ एक उल्टी दिशा में मुड़ने वाला मोमेंट पैदा होता है, जिसे हम फिक्सिंग मोमेंट या बलयुग्म कहते हैं। और ये जो मोमेंट है, ये बीम के बीच में लोड की वजह से आने वाले सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट को, मतलब बीम को मोड़ने वाली जो मेन ताकत है, उससे कम कर देता है। अच्छा, तो इस वजह से ये मजबूत हुए। और नोट्स में कुछ तुलना भी दी है, ये कड़े भी ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। कड़े होने का मतलब है कि इनमें डिफ्लेक्शन यानी झुकाव बहुत कम होता है। नोट्स में दिए आंकड़े इस बात को और साफ करते हैं। जैसे अगर सेंटर में एक पॉइंट लोड लगा हो तो फिक्स्ड बीम उसी साइज के सिंपली सपोर्टेड बीम से लगभग 2 गुना लोड ले सकता है। और उसका झुकाव? वो सिर्फ 1/4 होता है। अरे वाह, 2 गुना मजबूत और 4 गुना कड़ा। हाँ, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, UDL जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए छत पर बर्फ फैली हो, तो ये 1.5 गुना मजबूत होता है और कड़ापन तो 5 गुना ज्यादा होता है। ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर सवाल उठता है कि हर जगह यही वाले बीम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जरूर कुछ कमियां भी होंगी, है ना? नोट्स में होंगी शायद। हाँ बिल्कुल है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती है इनकी सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता। क्योंकि सिरे बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो अगर किसी भी वजह से ये फिक्सिंग थोड़ी सी भी कमजोर हो जाए या सिरा अपनी जगह से जरा सा भी हिल जाए, मतलब घूम जाए, तो बीम के अंदर जो स्ट्रेस है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जैसे तापमान बदलता है तो बीम फैलना या सिकुड़ना चाहता है, पर ये जकड़े हुए सिरे उसे रोकते हैं। इससे भी बीम के अंदर जबरदस्त स्ट्रेस पैदा हो सकता है। और अगर सपोर्ट थोड़ा नीचे धंस जाए तो? हाँ, वो एक और बड़ी समस्या है। अगर कोई एक सिरा थोड़ा सा भी नीचे सिंक कर जाए तो भी पूरा हिसाब बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है। नोट्स में इसके कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला भी दिए हैं जो दिखाते हैं कि ये सिंकिंग कितनी अहम हो सकती है। तो फिक्स्ड बीम मजबूती और कड़ापन तो देते हैं, पर बाहरी हालात और सपोर्ट की स्थिरता पर बहुत निर्भर करते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, सतत धरण, कंटिन्यूअस बीम। ये कैसे अलग है? कंटिन्यूअस बीम, जैसे नाम से ही लग रहा है, ये वो बीम्स हैं जो 2 से ज्यादा सपोर्ट पर टिके होते हैं, लगातार चलते जाते हैं। आप सोच सकती हैं जैसे एक लंबा सा पट्टा हो जो कई सारे पत्थरों पर रखा हो। ठीक है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि समान लंबाई और लोड के लिए इनमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के मुकाबले काफी कम होता है। और इसका सीधा असर पड़ता है मटेरियल पर। कम बेंडिंग मोमेंट मतलब कम स्ट्रेस, तो आप बीम को थोड़ा हल्का बना सकते हैं, मटेरियल बचता है। अच्छा, तो ये हल्के बन सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, खासकर लंबे स्पैन के लिए। जी हैं। और एक और बात, इनमें जो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है ना, वो अक्सर सपोर्ट के ऊपर या उसके पास आता है। इससे बीम के अपने वजन का जो बेंडिंग मोमेंट पर असर होता है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है यहां भी कोई लेकिन होगा। जैसे फिक्स्ड बीम में था, कोई सेंसिटिविटी वाली बात। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कंटिन्यूअस बीम की भी अपनी कमजोरी है और वो काफी हद तक फिक्स्ड बीम जैसी ही है, सपोर्ट का धंसना, सिंकिंग। अगर बीच का कोई भी सपोर्ट अपनी जगह से थोड़ा सा भी नीचे बैठ जाए तो पूरे बीम में बेंडिंग मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम बदल जाता है और मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। तो डिजाइन में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके कैलकुलेशंस भी मुश्किल होते होंगे? हाँ, थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं। इन बीम्स में सपोर्ट पर कितना रिएक्शन आ रहा है और खासकर सपोर्ट पर कितना सपोर्ट मोमेंट बन रहा है, ये पता करना पड़ता है। इसके लिए एक खास थ्योरम इस्तेमाल होती है जिसे क्लैपेरॉन की
3 आघूर्ण प्रमेय या थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स कहते हैं। नोट्स में इसका जिक्र है और कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं। तो अगर हम दोनों को साथ देखें, फिक्स्ड और कंटिन्यूस बीम, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही आम सिंपली सपोर्टेड बीम से ज्यादा मजबूती देते हैं और ज्यादा कड़े होते हैं, मतलब कम झुकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जो बेहतर परफॉर्मेंस है, इसकी एक कीमत है। दोनों ही तरह के बीम सपोर्ट में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर, जैसे उसका हिलना या धंसना या फिर तापमान में बदलाव होने पर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो डिजाइन करते वक्त इंजीनियर को यह बैलेंस साधना पड़ता होगा। बिल्कुल, ये देखना पड़ता है कि हमें ज्यादा मजबूती और कड़ेपन का फायदा चाहिए या फिर इन सेंसिटिविटी से बचना ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो ये था फिक्स्ड और कंटिन्यूस बीम्स के बारे में इन नोट से मिली जानकारी का एक तरह से निचोड़। हाँ, अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि असल दुनिया की जो बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए लंबे पुल या बहुत ऊंची इमारतें, जहाँ शायद इन बीम्स का इस्तेमाल होता होगा, वहाँ डिजाइनर्स इस मजबूती और इस सेंसिटिविटी के बीच का जो संतुलन है वो आखिर कैसे साधते होंगे। मतलब किन हालात में वो एक फायदे के लिए दूसरे जोखिम को उठाने का फैसला करते होंगे। ये जानना काफी दिलचस्प होगा।